गाइस वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे इमरजेंसी पे। इमरजेंसी के बारे में व्यक्तिगत रूप से आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन हम इमरजेंसी को डिटेल में इस तरह से जानेंगे कि कब कब इमरजेंसी लागू हुई हैं, किस किस तरीके की इमरजेंसी के प्रावधान हमारे भारत के संविधान में हैं और सभी को अलग अलग तरीके से विभाजित करके हम उनके बारे में आज समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो की। इमरजेंसी, व्यक्तिगत रूप से इमरजेंसी एक आपातकाल या किसी सीरियस कंडीशन या अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस में क्रिएट होती हैं। और जब एक देश के स्वरूप में हम देखते हैं तो जैसे युद्ध की स्थितियाँ, एक्सटर्नल एग्रेशन की स्थितियाँ, आर्म रिबेलियन यानी गृह युद्ध की स्थितियों में इसे इमरजेंसी में व्याख्यात किया जाता है। अलग अलग देशों ने अलग अलग इमरजेंसी के प्रावधान बनाए हैं और भारतीय संविधान में इसे 3 आर्टिकल्स में बांटा गया है, जो हैं आर्टिकल 352 352, आर्टिकल 356 356, आर्टिकल 360 360। हमारे संविधान को बनाते वक्त दुनिया के सभी संविधानों को ध्यान में रखकर उनसे थोड़ी थोड़ी प्रेरणा ली गई और एक संयुक्त संविधान की रचना की गई थी। तो उसी तरीके से हमारे इमरजेंसी के प्रावधान को जर्मनी के इमरजेंसी के प्रावधान से प्रेरणा लेकर बनाया गया था। तो आइए हम शुरू करते हैं इमरजेंसी के बारे में विस्तार रूप से जानने की। शुरुआत में हम इसे किस प्रकार की इमरजेंसियाँ होती हैं उसे समझते हैं। तो इमरजेंसी मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड की जाती है। नेशनल इमरजेंसी, जिसे आर्टिकल 352 में रखा गया है। स्टेट इमरजेंसी, जिसे आर्टिकल 356 में रखा गया है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसे आर्टिकल 360 में रखा गया है। अब इनको हम पूरी डिटेल से समझेंगे और कब कब इन्हें लागू किया गया है, किस तरीके से लागू किया गया है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं नेशनल इमरजेंसी से। नेशनल इमरजेंसी का अर्थ है जो राष्ट्रपति द्वारा पूरे देश के हर एक हिस्से पर लगाई जाने वाली इमरजेंसी। जब परिस्थितियां कुछ इस तरह की हों कि बाहरी देशों से युद्ध की स्थिति हो, एग्रेशन हो, या फिर कोई इंटरनल या फिर गृह युद्ध की स्थिति हो, और देश में जब फाइनेंशियल संकट आता है यानी कि वित्तीय संकट जब आता है, उस समय पर नेशनल इमरजेंसी लागू की जाती है। प्रस्ताव को दोनों ही हाउस पे यानी कि लोकसभा एवं राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी से पास करवाया जाता है। यह इमरजेंसी के प्रावधान 6 मंथ की स्थायी सीमा के लिए होते हैं और इनकी सीमा हर 6 महीने के लिए बढ़ाई जा सकती है। इसे स्थगित या रिवोक करने के लिए लोकसभा के सभी मेंबर्स की सहमति स्पेशल मेजॉरिटी से भी चाहिए होती है। इस इमरजेंसी के कारण स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल के दबाव में आ जाती है और स्टेट के सभी पावर्स ख़त्म कर दिए जाते हैं या फिर जा सकते हैं। यह इमरजेंसी लगने पर आर्टिकल 19 यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच, जैसे कि ओरल फॉर्म में हो, रिटन फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो या फिर प्रेस के फॉर्म में हो, ये सारी फ्रीडम समाप्त हो जाती है। अमूमन लोकसभा की समय सीमा, जैसे कि आप लोग दोस्त जानते ही हैं कि लोकसभा की तय सीमा 5 साल के लिए होती है, बट जैसे ही इमरजेंसी लागू होती है इसे 1 साल तक और बढ़ाया जा सकता है। जिस तरीके से हमने देखा कि जब 1975 के अंदर इंदिरा जी के समय में इमरजेंसी लगी तो उन्होंने इस समय काल को 1 साल और बढ़ा दिया था। इस इमरजेंसी में आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 का हनन नहीं होता। तो नेशनल इमरजेंसी देश में 3 बार लागू हो चुकी है। सबसे पहली बार इमरजेंसी देश में लागू हुई 1962 में, इंडिया साइन ऑफ वॉर
जो युद्ध भारत और चीन के बीच में हुआ था, उस समय हमारे प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने ये इमरजेंसी लागू की थी। यह युद्ध अक्साई चीन और नेफा, जिसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता है, और जो फिलहाल अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानी जाती है, इन दोनों हिस्सों पे चीन ने हमला कर दिया था। यह हमला उन्होंने दलाई लामा को भारत में शरण देने के वजह से किया था, और इसमें भारत का काफ़ी नुकसान हुआ। आज भी अक्साई चीन का बहुत बड़ा हिस्सा चाइना के हाथों में है। इसके बारे में डिटेल में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब जानते हैं दूसरी बार इमरजेंसी कब लागू हुई। तो वह लागू हुई 1971 के युद्ध में, जो इंडो पाक वॉर था। यह आप जानते हैं दोस्तों कि जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, उस समय ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दो भाग हुए। पाकिस्तान की ख़राब पॉलिसीज़ की वजह से ईस्ट पाकिस्तान में एक मूवमेंट शुरू हो गया, जो पूरी तरीके से पाकिस्तान गवर्नमेंट और उनकी आर्मी के खिलाफ था, और इसे मुक्ति बाहिनी नाम की एक संस्था चला रही थी। भारत ने उन्हें मदद कर उन्हें इस पाकिस्तान के ख़राब जो उनका एक पॉलिसीज़ और उनकी जो कब्जा था, उससे उन्हें निजात दिलाने की कोशिश की। तो पाकिस्तान ने भारत से ही युद्ध छेड़ दिया, और भारतीय आर्मी ने 13 दिनों में पाकिस्तान को बांग्लादेश में परिवर्तित कर दिया। अब बात करेंगे हम इंटरनल इमरजेंसी के बारे में, जो तीसरी इमरजेंसी थी, जो 1975 में लागू हुई और 1977 तक चली। यह इंदिरा गांधी जी के शासन में लागू की गई थी। कई बड़े नेताओं को इसमें जेल का मुंह देखना पड़ा, और यह खासकर इंदिरा गांधी जी ने जयप्रकाश नारायण जी के टोटल रेवोल्यूशन को तोड़ने के लिए किया था। उसके बावजूद भी उनकी बहुत बड़ी हार हुई, और जनता पार्टी उभर के आई, और उन्होंने इस इमरजेंसी के अंदर प्रावधान में अमेंडमेंट कर जिसे 44th अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं, इसके प्रावधानों को चेंज किया, और इस इमरजेंसी को सिर्फ गृह युद्ध के समय में ही यूज़ किया जा सकता है, ऐसा प्रस्ताव पास कर दिया। अब हम बात करेंगे स्टेट इमरजेंसी के बारे में। तो स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 में होती है। स्टेट इमरजेंसी उन स्थितियों में लागू की जा सकती है जब कोई स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के फ्रेमवर्क में काम ना कर रहा हो। तो भारत के हमारे राष्ट्रपति जी उस स्टेट या राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं, और गवर्नर को स्टेट के सारे पावर्स ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। इसका रिसेंट उदाहरण आपके पास है, जब जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती, जो उस समय की चीफ मिनिस्टर थी, उन्हें वहाँ से निष्कासित कर श्री सत्यपाल मलिक जी को वहाँ का गवर्नर चुन लिया गया था। पर इस इमरजेंसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बिल्कुल समर्थन नहीं था। उन्होंने इसे लेटर ऑफ डेड के नाम से दर्जा दिया था, क्योंकि इसका मिसयूज़ हो सकता था, और मिसयूज़ काफ़ी बार हुआ भी है। सबसे पहले इसे पंजाब में लागू किया गया था, और कई बार इसे उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी की। तो यह आर्टिकल 360 से लागू की जाती है, जब राष्ट्रपति जी को भारत की वित्तीय यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरा लग रहा हो, तब इसे लागू किया जाता है। इसे तभी लागू किया जा सकता है जब फाइनेंशियल इश्यूज जैसे कि मोर इम्पोर्ट, कम से कम एक्सपोर्ट, जब फिस्कल डेफिसिट काफ़ी हाई हो जाती है, जीडीपी काफ़ी लो हो जाती है, उन स्थितियों में इसे लागू किया जाता है। इसे भी दोनों सदनों से पारित किया जाता है। इस
इमरजेंसी के लागू होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के सभी खर्चों पर लगाम लगा सकती है। कोई भी मनी बिल या फाइनेंशियल बिल पास करवाने के लिए गवर्नर को प्रेसिडेंट की सहमति लेनी पड़ती है और उस सहमति के बाद ही वह पैसा स्टेट को मिल सकता है। आज तक ऐसी इमरजेंसी भारत में कभी लागू नहीं की गई है, क्योंकि इसके कोई तय पैरामीटर्स या मानक नहीं है कब इसे लागू किया जा सकता है। पर कोरोना के प्रकोप और घटती जीडीपी का हाल देखकर लगता है कि शायद गवर्नमेंट को इसे लागू करना पड़ सके, क्योंकि आज आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में जिस तरह की इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, काफ़ी देशों की जीडीपी नेगेटिव में जा रही है, तो शायद इसकी ज़रूरत पड़ सकती है यहाँ पर। अब हम चलेंगे हमारे पूरे इमरजेंसी के वीडियो को क्विक रिवीजन की तरफ। तो क्विक रिवीजन के समय हम देखेंगे क्या क्या हमने पॉइंट्स कवर अप किए हैं। तो सबसे पहले आपने जैसे कि देखा, इमरजेंसी 3 तरीके की होती है: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। हमारे भारतीय संविधान में हेल्थ इमरजेंसी यानी बढ़ते पॉल्यूशन के या पर्यावरण को जो भी नुकसान हो रहा है इसके कोई भी प्रावधान नहीं है, और कोई हेल्थ इशू या फिर पेंडेमिक जैसे कि कोरोना, सार्स या इन्फ्लुएंजा, इनके लिए भी हमारे पास कोई इमरजेंसी का प्रावधान नहीं है इसे टैकल करने के लिए। 1897 का एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट लागू किया जा सकता है, जो अभी हाल फिलहाल में लागू किया गया है हमारे देश में। तो दोस्तों, अब मुझे लगता है कि आप काफ़ी ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। इमरजेंसी के काफ़ी सारे प्रावधानों के बारे में आप जान चुके होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक क्विज दूँ और उसका उत्तर आप बिना गूगल किए नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए। तो ये आपका सवाल है कि अरुणाचल प्रदेश की किस सिटी पे सबसे पहले चाइना ने हमला किया था? यही आज आपका सवाल है। और दोस्तों, आपको नेक्स्ट टाइम किस टॉपिक की वीडियो चाहिए ये भी आप जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वीडियो बना सकें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।